नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत अध्याय 2, जिसका की नाम है इतिहास। हम शुरू कर चुके थे और विगत 4 कक्षाओं में हमने अब तक युग युगीन इतिहास से शुरू करके, यानी जो हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उससे प्रारंभ करते हुए हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। वैदिक धर्म को देखते हुए और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हुए जैन बौद्ध मतों से परिचय प्राप्त करते हुए हमने महाजनपदों के बारे में भी पढ़ लिया था। बच्चों, मौर्योत्तर काल की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमें यह पता चला था कि अंतिम पड़ाव पर, यानी जो विगत हमारी कक्षा थी वहां पर हमने गुप्त वंश के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम आज की कक्षा में यानी कि भाग संख्या 5 में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि गुप्ताओं के बाद में, यानी गुप्तोत्तर काल के बाद में, या हम ये कहें कि पूर्व मध्यकालीन भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, कौन कौन से राजवंश हो रहे थे, क्या क्या सल्तनत काल कब से प्रारंभ हो रहा था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की जो एग्जाम्स है उसमें आने वाले हैं, उन सब की चर्चाएं हम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल की तो हर्षवर्धन का युग जो कि हमारा 606 ईस्वी में प्रारंभ होता है, वो उसी समय हम ये देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है हर्ष संवत। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठता है 606 ईस्वी में, तो उसने अपने राज्यारोहण के साथ ही उसने हर्ष संवत चला दिया था। प्रश्न बन सकता है, सीधा सीधा है, कब चला भाई? 606 में। ठीक है, और बच्चों अगर आपको याद हो जब हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ी थी तो प्रश्न कुछ ऐसे ही बनते हैं। विगत वर्ष का पेपर उठा के देख लो भाई, धोलावीरा के बारे में एज इट इज पूछा है तो मैंने तुमसे बताया भाई सुरकोटड़ा के बारे में क्या पूछ सकता है, हड्डियां कहां मिली है। तो ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो आपके यहां से बनने वाले एग्जाम्स में। अगली बात देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है कि हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महोत्सव करके दान करता था। ऐसा कौन सा शासक था जो शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में महोत्सव करके दान करता था? भाई कौन था? हर्ष था। चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। और कवि बाणभट्ट का संबंध किस राजा से? भाई हर्षवर्धन के काल से ही है। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हर्ष के काल की हम बात करेंगे तो वहां पर हमें बैगारी प्रथा देखने को नहीं मिलेगी। भाई याद करो, ऋग्वैदिक काल की जब हमने बात की थी पर्दा प्रथा का कहीं प्रचलन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। वैसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि बेगारी प्रथा किस शासक के शासन काल में हमें देखने को नहीं मिलती। तो फटाफट से रिवाइज कर लो 4 बातें यहां से। इस पैराग्राफ्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले हर्ष संवत की बात याद रखोगे, 606 ईस्वी में बात खत्म करोगे। 5वें वर्ष में क्या कर रहा है? ये प्रयाग में महोत्सव करके दान देता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे हेनसांग का संबंध या चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में आ रहा है? हर्षवर्धन के समय में आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, है और है देख लेना, जहां कंफ्यूजन आए वहां। ठीक है, हर्षवर्धन हेनसांग। और दरबारी कवि बाणभट्ट की बात करते हैं, बाण की बात करते हैं तो वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? हर्षवर्धन से कर रहा है। ये सब याद रह जाएंगी, पेपर उठा के देख लो, सेम क्वेश्चन से यहां से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद में आगे के पॉइंट्स की हम बात करें तो इसने क्या किया? चिकित्सालय और धर्मशालाएं बनवाई। भाई हर राजा बनवा रहा था। अब तक हम देख रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसने साथ ही साथ देखो बौद्ध और हिंदुओं को भी अनुदान दिया, जो ये बात जाहिर करती है कि ये क्या था, ये किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दे रहा था। इसके समय में सारे धर्म आराम से विकसित हो रहे थे। ये उच्च कोटि का कवि भी था। ठीक है, और ऐसा कौन था जो वीणा बजाते हुए देखा था? हमने समुद्रगुप्त, याद है ना, गुप्ताज में हमने चर्चा कर ली थी। संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना कर ली। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है। भाई हर्षवर्धन ने किन किन नाटकों की रचना की? वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना गया था हर्षवर्धन के समय में। और बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी को लेके हर्ष चरित्रम, भाई साहब ये प्रश्न हमसे पूछा गया है कि हर्ष चरित्रम की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। किसकी जीवनी है भाई? हर्षवर्धन की जीवनी है। और साथ ही उसने साहित्यिक ग्रंथ कादंबरी की भी रचना कर दी थी। तो ये सारे फैक्चुअल बातें हैं जो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे और यही हमारे 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन यहीं से बनने वाले। भाई ये 1 मार्क्स का हो या फिर हम बात करें 2 मार्क्स का प्रश्न हो। और अगर बड़ा प्रश्न पूछता है तो हर्ष की जीवनी के बारे में या हर्षवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, सीधा सीधा पूछेगा। ये सारी बातें वहां मेंशन कर देनी है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे दक्कन के राजवंशों की। देखो दक्कन के राजवंशों की बात करें तो सातवाहनों ने लंबे समय तक दक्कन पर यानी दक्षिण में राज कर लिया था। भाई सीधी सीधी बात करी। उनके पतन के बाद में अनेक छोटे छोटे राज्य उभर करके आए। जैसे हम बात करें वाकाटकों की, तो वाकाटकों ने क्या किया था भाई? वाकाटकों ने एक मजबूत राज्य की स्थापना कर दी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दक्कन में सातवाहनों के बाद किसी ने अच्छा राज्य किया तो वो कौन थे? वाकाटक थे। ठीक है,
इसके बाद देखिए वाकाटकों के पश्चात और भी छोटे छोटे आए, जैसे वातापी, कल्याणी के जो चालुक्य थे वो आए, और यहाँ का जो सबसे प्रमुख राजा था चालुक्य वंश का वो था पुलिकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंशी राजा राष्ट्रकूटों और पल्लवों से लड़ते ही रहते थे। जैसे आपको याद होगा जब हमने चेर चोल पांड्यों की बात की थी तो वहां भी त्रिशंकु युद्ध चलता ही रहता था, कभी दो एक तरफ होकर लड़ रहे हैं, कभी तीनों आपस में लड़ रहे हैं ट्रायंगल शेप में। तो वैसा ही कुछ दक्कन की भी स्थिति चल रही थी कि चालुक्य वंश के राजा थे वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से युद्ध करते रह रहे थे। चालुक्य शासन 753 ईस्वी के पश्चात समाप्त हो गया जब राष्ट्रकूटों ने उसे अंत में पराजित कर दिया। तो एक दूसरे को ये हरा करके आगे बढ़ते जा रहे थे। हमसे केवल यहां से जो काम के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो एक ही है कि भाई चालुक्य वंश का प्रभावशाली राजा कौन था, तो उसका नाम हमें लिखना है, मेंशन करना है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलो इसके बाद में हम बात करें आगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न आता है पाठगत निकल के वो ये आता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, और चैप्टर में बड़े अच्छी तरह हमने इसको रिवाइज कर लिया था, रट लिया था कि भाई वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक, आंसर मेंशन कर दोगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ लिया ये चीज। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है यहां से, चरक ने आयुर्वेद की किस पुस्तक को लिखा। अरे भाई चरक ने एक आयुर्वेद की कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसका आंसर सीधा सीधा दे देना, चरक संहिता लिखा हुआ इसने। चरक के नाम पे याद रह जाएगी, चरक संहिता। पाठगत प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, संभावित प्रश्न हमने चैप्टर में साथ साथ कर लिए हैं और ये हमारे पाठगत प्रश्न। इसके बाद में हम आगे प्रश्न की ओर बढ़े तो वो है शक संवत किस वंश के राजा ने चलाया। देखो अभी हर्ष संवत की हम बात कर रहे थे तो मैंने ये बताया ना, या तो पर्टिकुलर राजा पूछ सकता है या कौन से वो वंश से बिलोंग करता था यही चीज पूछ सकता है। और मान लिया अगर उसका थोड़ा सा दिमाग ऑर्डिनरी काम कर रहा है कि भाई आगे ही पूछना है, मुझे ये देखना है कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो उसकी डेट्स पूछ सकता है। बस यही तीन चीजें रटनी है। तो यहां हमसे पूछा गया है कि शक संवत किस वंश के राजा ने चलाया, तो जाहिर सी बात है ये था हमारे कुषाण वंश से रिलेट कर रहा था। बच्चों ये सारे प्रश्न देखिए, पाठगत प्रश्न कितने आसान हो जाते हैं जब हम इन्हें अच्छे से करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आता है, चीनी यात्री फायान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की। बच्चों हेनसांग की बात कर रहे हैं तो हेनसांग है से हमने देखा और हर्षवर्धन को याद कर लिया था। अगर हम फायान की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के मैं फिर से कह रहा हूं यहां पे काफी सारे प्रश्न बनते हैं, और जब हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा है तो उस चीज को आप रिवाइज कर लेना, वहां पे सारी चीजें हमने पॉइंट टू पॉइंट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जो मध्यकालीन भारत की स्थिति थी वो कैसी थी, कैसे संतलत काल स्टार्ट होता है, कौन कौन से वंश हैं जो आगे आने वाले हैं, सुल्तानों को लेकर के क्या क्या जो फैक्ट है वो हमें पढ़ने को मिलेंगे, और यहां से कौन कौन से प्रश्न अब तक हमसे पूछे गए और आगे संभावित पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। तो देखो बच्चों, भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण के काल से मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ हुआ। बात जब तक घरेलू कलह की थी तो चल रहा था, और जैसे ही अरबियों ने और तुर्कों ने हम पर आक्रमण स्टार्ट कर दिया तो इस जो स्थिति आई, ये इतिहास का जो प्रारंभ हुआ इसको हम कहने लग गए भाई मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हो रहा है। यूरोपियनों के आने तक भारत में मुस्लिम शासन रहा, यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, फिर भी भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में जीवित रहा। अरे भाई बिल्कुल पता है, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसमें हम बिलोंग करते थे, हम ये देखते थे चित्रकला पर प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि चैप्टर 1 याद कर लो, वहां हमने देखा था भारतीय संस्कृति की विशेषता जिसमें सहनशीलता भी है, सहिष्णुता भी है, और हम कहते हैं कि प्राचीनता भी है। ये सब चीजें हमने वहां देखे हैं, विभिन्नता में एकता है, ये सारे गुण देखे। इसी कारण ये जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र की एकता थी वो जीवित रह रही थी। कोई भी आक्रांता एक भूभाग को जीत सकता था लेकिन एक राष्ट्रीय संस्कृति को नहीं जीत सकता था। संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की जा सकती थी परंतु संपूर्ण सांस्कृतिक भारत पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। दोनों में बहुत अंतर है। चैप्टर 1 याद आ गया होगा, हमारी धरोहर और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, दोनों शब्दों का अंतर हमने वहां देख लिया था। ठीक है, तो अब इसकी जब बात करते हैं तुर्क और अरबियों की जब हम बात करने जा रहे हैं ना, तो उस समय हम ये देखते हैं कि जो अगर आक्रमण की बात कर रहे हो अरबियों को लेकर के, तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे भाई, अरबी थे। और हम ये कहें कि 712 ईस्वी में ये शुरुआत हो चुकी थी, तो हमें याद आ जाना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना को राजा दाहिर ने कठोर संघर्ष उनके साथ में किया था। अब हम ये मानते हैं कि इस संघर्ष में दाहिर ने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी थी, परंतु आगामी लगभग 300 वर्षों तक भारत की ओर किसी की देखने की हिम्मत नहीं हुई है। तो पहले आक्रांता अरबी थे,
किसका है यहाँ पे, किसका रेफरेंस देना होगा, 712 मोहम्मद बिन कासिम वाली सेना का दे देंगे। किस राजा ने यहाँ इनसे संघर्ष किया था, राजा दाहिर ने किया था। 300 सालों के लिए शांति हो गई थी। अब 300 सालों की बात है तो सीधी सी बात कर रहे हैं 1000 में हम आ जाएंगे। तो देखो उस समय क्या होता है, फिर आगे हमें बात करें तो इसके बाद में भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। और तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो उनका एक ही उद्देश्य था और वो था धन संपदा को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना। और वो कौन सा धर्म था भाई, इस्लाम धर्म था, जिसका प्रचार किसके द्वारा किया जा रहा था, तुर्कों का। तो पहली चीज क्या है, धन संपदा लूटेंगे। दूसरी चीज क्या है, इस्लाम का प्रचार करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, अपने धर्म को वहां ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर अनेक बार आक्रमण किए थे। ये चीज रट लेना, अच्छे से याद रखना। मोहम्मद गजनवी के जो काल है, आक्रमण का काल है, वो कौन सा था भारत को लेकर के, 1000 ईस्वी से 1027। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वह यहां से खूब सारी जो धन दौलत थी वो लूट करके ले गया। दोनों फैक्ट यहां काम हो रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, पहला तो ये हो रहा है लूटना था, मंदिर को लूटा है। दूसरी चीज धर्म का प्रचार करना था। तो यहां जो धर्म स्टेबल था, यानी सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो यहां स्टेबल था, उसको उसने क्षति पहुंचाई है इस्लाम के प्रचार के लिए। समझ में आ गई बात। कब किया भाई, अब देखो यहां से प्रश्न, कब किया, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किस आक्रांता ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने। ठीक है, याद रह जाएंगी इतनी बातें। चलो इसके बाद में अगली बात कर लेते हैं। तो इससे पहले देखो एक चीज देख लेना तुम लोग, पहले आक्रांता कौन थे, अरब थे। उसके बाद में 300 साल शांति रख ली तुम लोगों ने, अच्छे से रह लिए। फिर आते हैं तुम्हारे तुर्क। और तुर्कों का मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य दो ही है, धन को लूटना है भाई और अपने जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार करना है। यही प्रश्न है। चलो इसके बाद में आगे देख लेते हैं। इसके बाद में आगे हमें पता चलता है कि इसके बाद में जो आता है वो होता है हमारा मोहम्मद गौरी। अगर हम महमूद गौरी की बात कर रहे हैं तो हमें जाना होगा 1191 ईस्वी में, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय जो तराइन का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, तक वह कई बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो चुका था। यानी कि उसने काफी सारी कोशिश करी है। मोहम्मद गौरी ने क्या किया है, महमूद गौरी ने हमारे इंडिया को कवर करने के लिए काफी सारा संघर्ष किया, परंतु उसको हम कहें एक तरीके से कि जो सफलताएं मिलना शुरू होंगी ना, वो दूसरा तराइन का युद्ध होगा ना, उसके अंदर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखो, 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध तक वह कई बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। तो अब प्रश्न है सीधा सीधा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, आंसर दो फटाफट से। 1191 में। किस किस के मध्य हुआ, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इसके बाद में दूसरे युद्ध की बात करेंगे। देखो लगातार, किंतु 1192 ईस्वी में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में षड्यंत्र पूर्वक पृथ्वीराज चौहान से वह जीत गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई और गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई। अब ये वाली जो चीजें, कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, फटाफट से करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, तराइन का प्रथम युद्ध पूछ सकता है। ठीक है, डेट्स पूछ सकता है, किस किस के मध्य हुआ वो पूछ सकता है, द्वितीय युद्ध कब हुआ वो पूछ सकता है, कौन विजय रहा वो पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध किसे कहा जाता है वो चीजें पूछ सकता है। किस युद्ध के बाद में भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई, ये बात यहां से पूछ सकता है। अब अगर बात करते हैं आप महमूद गौरी की, तो गौरी के बाद में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। याद करो, प्राचीन सत्ता में चले जाओ, चाहे मौर्योत्तर काल में चले जाओ, मौर्योत्तर में जाओ, चाहे गुप्तोत्तर में जाओ, वहां हम ये देखते हैं कि पुराने राजवंश को उसके किसी रिलेटिव ने खत्म किया है और एक नए राजवंश का उदय कर दिया है। सेम ऐसा यहां हो रहा है कि भाई अगर गौरी की बात कर रहे हैं, उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राजवंश की नींव डाल दी और यह था गुलाम वंश। कौन सा वंश था, गुलाम वंश। और इसी के साथ भारत में जो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उसकी शुरुआत हो गई है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश माना गया वो कौन है भाई, गुलाम वंश है। किसने की इसकी स्थापना या नींव किसने डाली है वो हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे।
ठीक है। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमें क्या करना है, अरबों से हम स्टार्ट करते हैं, यानी हम 700 ईस्वी में चलते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहला युद्ध देखेंगे बिन कासिम वाला, फिर हम दाहिर का संघर्ष देखेंगे, 300 साल का स्टॉपेज लेंगे, फिर हम तुर्कों पर आ रहे हैं बच्चों। तुर्कों के बाद में हम तुरंत रिवाइज करते हैं कि तुर्कों के साथ ही हम ये देखते हैं कि जब तराइन का युद्ध हम देखते हैं दूसरा वाला, तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही तुर्की शासन की स्थापना होती है और उसके तुरंत बाद में जब 1206 में हम पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि भाई उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका एक जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो नए राजवंश की स्थापना कर देता है और यही नया राजवंश कहलाता है गुलाम वंश। और यहीं से नींव पड़ जाती है, शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की, यानी अब सुल्तान आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो चल लेते हैं दिल्ली सल्तनत में भी। तो देखो, सबसे पहले हमने गुलाम वंश की बात करी, तो जाहिर सी बात है इसका संस्थापक किसे बोलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसने गुलाम वंश की नींव डाली और दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक था। वह भारत में पहला मुस्लिम शासक है, पहली बात क्लियर करो। क्यों? अजमेर में उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, जो एक मस्जिद है वहां पे, ये चीज याद रह जाएगी। अब यहां से प्रश्न देखो, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत का पहला या दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई दूसरी बात करें कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, ये लो भाई अजमेर आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। किसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर निकल करके आ रहा है। पहला दिल्ली सल्तनत का राजवंश वो होगा हमारा गुलाम वंश। सारे प्रश्न यहां से ऐसे कैसे, चलो इसके बाद में 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से भाई वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। नहीं पता नहीं वो और कितने 2.5 दिन के झोपड़े बना देता, ठीक है। तो यहां हमने ये देखा कि 1206 से 1210 तक हम स्टेबल कर जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में। इसके बाद में इल्तुतमिश आता है, बलबन आता है, ये प्रमुख सुल्तान होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रजिया सुल्ताना से भी हमारा मिलन होता है, जो कि एक गुलाम वंश की पहली हम ये कहें कि महिला सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्ताना। तो ये सब चीजें याद करने वाली चीजों को एक बार नजर डाल लो, जो हमारे एग्जाम्स को लेकर के, या हम ये कहें कि ओपन स्कूल के एग्जाम्स को लेकर के बस उतना ही हमें याद करना है और वही चीज हमें देखने को मिलेगी। क्या क्या दिखेगी? देखो, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक याद करना, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ध्यान रखना, इसके बाद में मृत्यु वाला ध्यान रख लेना, पोलो खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, कब हुई नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रख लेना 1210 में। उसके बाद में और अन्य सुल्तान जैसे इल्तुतमिश, बलबन, ये किससे प्रमुख किस सल्तनत से बिलोंग करते थे, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। और हम ये देख रहे हैं कि एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी, उसका नाम भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, रजिया सुल्ताना, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया। चलो अगले वंश की बात कर लेते हैं। गुलाम के बाद में अगर हम दिल्ली सल्तनत में आगे की ओर चलेंगे तो हम ये देखते हैं कि 1290 की बात करें, जब हम देखें कि जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम गुलाम शासक कैकुबाद की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो संस्थापक कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी, पहली चीज हो गई। किसकी हत्या करके बना भाई? ये कैकुबाद की हत्या करके बना। कब स्टेबल हुआ नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रख लेना 1290 में। कौन से वंश की बात कर रहे हैं? खिलजी वंश की, दिल्ली सल्तनत में। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, ठीक है। अब देखो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका दामाद और भतीजा, अब ये दामाद और भतीजा वाली चीज है ना, ये तुम अच्छे से समझ गए, ठीक है भाई, ये इनके रिलेशंस कुछ ऐसे ही थे। तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। और यहीं से ही हम कहें कि हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। देखो, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी दिल्ली सल्तनत के दौरान? तो उसका नाम हमारे सामने निकल करके क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है और हमारे पाठगत प्रश्नों में भी देखने को मिलेगी और पेपर में भी देखने को मिली है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो खिलजी वंश को रिवाइज करो। जलालुद्दीन खिलजी स्टाइल करता है, इसको बनाता है, ठीक है, संस्थापक है इसका। इसके बाद में उसका भतीजा बैठता है 1296, नहीं याद रखना है, नहीं पूछता तो कौन था, मतलब उसका नाम देख लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके द्वारा जो फैक्चुअल दो चीजें की गई हैं, एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित कर देता है और दूसरी चीज ये करता है कि घोड़ों को दागना प्रारंभ कर देता है। ये इतना बात याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला वंश जो हमें देखने को मिलता है वो है तुगलक वंश। खिलजी वंश के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना कर दी। भाई
संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो जो हम चीजें हाईलाइट देख रहे हैं यहाँ पे वो आपको छोड़नी नहीं है बच्चों। वहां से आप देख सकते हो पाठगत प्रश्न भी है, संभावित प्रश्न भी है, पेपर में भी प्रश्न है, तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक, तुगलक वंश की अगर हम बात कर रहे हैं तो खिलजियों के बाद में आ रहा है और गयासुद्दीन तुगलक ने इसको स्टाइल किया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। कतिपय इतिहासकार उसे पागल सुल्तान भी कहते थे। डिसीजन लेते हुए सोचता ही नहीं था, कुछ भी करना है कर दो। वो ये नहीं देखता था इसका क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या चेंजेस होंगे, कितना लॉस होगा, क्या हो सकता है परिणाम, कुछ नहीं। इसीलिए उसको क्या संज्ञा दे दी है? पागल सुल्तान की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अविवेकपूर्ण तरीके से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। बताओ, सोच रहे हो कैसे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ समय पश्चात उसे दिल्ली को पुनः राजधानी बनाना पड़ा। अब बताओ ऐसे आदमी को क्या कहोगे? निकला तो मुंह से, अरे यार पागल ही है क्या? पहले तू दिल्ली से देवगिरी जाता है, देवगिरी का नाम तू बदलता है, दौलताबाद करता है, और दौलताबाद से फिर तू दिल्ली आता है। तो तू है क्या? तू है पागल सुल्तान। और कौन है ये है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रह जाएगा। इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। कारण भी बता सकते हैं, पूछे तो हम बता सकते हैं। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की या दौलताबाद स्थापित की और बाद में पुनः दिल्ली स्थापित की? उसका नाम हम बता देंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए, साथ ही उसने सांकेतिक सिक्के भी चलाए, किंतु यह योजना भी असफल हो गई। तब देखो भाई ये कितने चेंजेस करेगा। और उसने 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था भाई। सन 1398 में जब हम देखेंगे तैमूर आएगा और वो जब आक्रमण करेगा तो यहाँ पर इस वंश का क्या होने वाला है वो अब हमें पता चलेगा। तो देखो, अगर हम बात करें लोधी वंश की, जो तो तैमूर वाला काल चला गया, आक्रमण हो गया, तो अब ये वंश स्टेबल नहीं कर रहा था तुगलक वंश। तो फिर जब 1400 की साल आती है, यानी 1451 के आसपास का पीरियड आता है, तो बहलोल लोधी क्या करता है? लोधी वंश की स्थापना कर देता है। देखो बच्चों, अगर दिल्ली सल्तनत की बातें हमसे पूछी जा रही है ना पेपर में, पिछले साल का पेपर भी देखो, वहां पे सेम लाइन टू लाइन मेंशन किया गया है। दिल्ली सल्तनत के कालों का क्रम पूछा, शासनों का क्रम पूछा गया। कैसे कि भाई इनमें कौन सा रीअरेंज करो। जैसे पहले गुलाम वंश आ गया, फिर कौन सा वंश आ रहा है, फिर कौन सा वंश आ रहा है, वो सब चीजें। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि किस वंश का संस्थापक कौन है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो मेनली चीज है, जो मुख्य चीज है, वो वहां से पूछी जा सकती है। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा हमने देखा, किसने बनवाया, वो चीजें उनके द्वारा जो क्रिएशन किया गया है वो पूछा जाता है। बस इतना ही है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने सांस्कृतिक पढ़ा था ना, जब हमने हमारा जो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी, और कई सारी, चाहे लोथल की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें, इन सब की बात करें, तो जो फैक्ट वहां से पूछे गए बस उतना ही कुछ यहाँ से है। 2-3 लाइनर में ये सारे वंश खत्म होते हैं हमारे लेवल पे। इनमें पढ़ने को तो खूब है, पर हमारे लेवल पे इतना ही। देखो, लोधी वंश की बात करें तो सिकंदर लोधी शासक बनता है बाद में, और इसने क्या करते हैं 1544 में इसने आगरा की स्थापना कर दी, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी कौन है भाई? ये वही है, याद रख लेना, इब्राहिम लोधी वही है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी 1526 की हम बात करेंगे, उसमें मुगल आक्रांता बाबर से पराजित हो जाता है और युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। तो जाहिर सी बात है अब बाबर का आगमन हो गया है। कब हो रहा है? 1526 में। किस वंश को नाश करके बना रहा है ये? लोधी वंश। लोधी वंश की बात कर रहे हैं तो 1526 में लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, इब्राहिम लोधी। कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ है भाई? प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं, ये हुआ है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। परिणाम क्या थे? बाबर विजय हो जाता है और इब्राहिम लोधी वहीं पर मारा जाता है। इस वंश के बाद में, यानी लोधी वंश के बाद में अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात यहां बीच में निकल करके आती है बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में। हम उस समय देखते हैं कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई होते हैं। उसी के पैरेलल अगर हम बात करें, मतलब ये 1300 से 1400 के बीच की हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य भी पनप रहा था साथ साथ। अब ये विजयनगर हमको यहाँ क्यों पढ़ना है भाई? देखो, ये दोनों जब रिलेट करेंगे ना, जब हम मुगलों में जाएंगे ना, तो ये वहां पे सामने निकल करके आएंगे, तो हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं 1336 में, हरिहर और बुक्का, ये प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश कौन कौन से थे? संगम, सालुव, तुलुव
और आरविड, ये चारों के चारों याद कर लेना, रट लेना भाई, पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। उन्होंने हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू शासक कहा था। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया क्यों बात कर ली विजयनगर की? अरे भाई मैं उस समय कहता तुम्हें कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक कहा। अरे सर ये कृष्णदेव राय आया कहां से? अरे भाई विजयनगर साम्राज्य की बात है। सर ये विजयनगर कब आया? अरे भाई हरिहर और बुक्का ने बनाया ना 1336 में, वहीं की तो बात कर रहा हूं। तो उस बात को यहीं स्टाइल कर देते हैं और हमारे सामने कृष्णदेव राय निकल करके आ गए हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो 1347 में अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना और उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी कर डाली। ये दूसरा स्टेबल कर गया। कौन कौन कर रहे हैं? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दोनों में बस फैक्ट इतना ही है। तुम्हें जो याद रखना है तुम्हारे लेवल पे 2-3 बातें याद रखना। विजयनगर की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट शासक कौन था? ठीक है, 4 राजवंश कौन से थे? ठीक, और बहमनी की स्थापना किसने की? बस बात खत्म, याद रह जाएंगी इतनी बातें। चलो इसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं आगे कुछ प्रश्नों की जो अब तक के पढ़े गए जो हमारे पाठ हैं उससे संबंधित होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ प्रश्नों की अगर हम बात करें तो जैसे पहला प्रश्न आ रहा है, सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी शासक ने लूटा? भूलना ही मत, 2 ही काम, तुर्कों के 2 ही काम। क्या क्या काम? पहला धर्म परिवर्तन यानी धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करना है, और दूसरी चीज लूटपाट करना है। सोमनाथ मंदिर को भी ले लिया भाई लपेटे में, और वो था हमारा महमूद गजनवी। लिख दोगे? चलो इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? अरे भाई जब तराइन के प्रथम युद्ध की हम बात करते हैं तो हमारे सामने निकल करके आते हैं महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जो इसको जीतने नहीं देता भाई, बिल्कुल नहीं जीतने देता। द्वितीय की बात अलग है, जब चीटिंग हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि तुर्की शासन की जो स्थापना है वो हो जाती है। देख रहे हो ना, समझ रहे हो आप कि पाठगत प्रश्न कैसे बनते हैं हमारे एग्जाम्स में? ये एज इट इज पूछे गए, बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है, घोड़ों को दागने की प्रथा किस सुल्तान ने करी? और इसी सुल्तान ने, तुम्हें याद रहना चाहिए, बाजारों के नियंत्रण की प्रणाली को भी स्थापित किया था, और ये था अलाउद्दीन खिलजी। याद रह जाएगा? तो बच्चों इतनी बात अच्छे से याद रहेगी ना तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। तो मैं कहना यह चाहता था कि जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो हमें हर सल्तनत के संस्थापक का नाम पता होना चाहिए, और वहाँ के जो इंपॉर्टेंट जो राजा हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, उनके बारे में याद होना चाहिए। कुछ फैक्चुअल बातें भी याद होनी चाहिए, जैसे रजिया पहली महिला सुल्तान थी, ये सब चीज़ें हमें भी याद रखनी होंगी। और कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स उन्होंने जो बनाए हैं, कुछ इमारतें उन्होंने बनाई हैं, जो वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट युद्ध, चाहे वो तराइन के युद्ध की बात कर ले हम, या फिर हम ये देखेंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर वाले युद्ध की बात कर ले, ये सब चीज़ों को हमें अच्छे से याद रखना होगा, तभी जाके हम ये देख पाएंगे कि यहाँ से बनने वाले जो 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा मध्यकालीन भारत, जहां हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे अरबी और तुर्कों के आक्रमण शुरू होते हैं और उनसे स्थापना हो जाती है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की। उस सल्तनत को बिलोंग करते हुए हमने कुछ सुल्तानों के काल भी देखे, चाहे हम क्या गुलाम वंश की बात करें, खिलजियों की बात कर ले, तुगलकों की बात करें, लोधी वंश की बात करें, और अभी हम बाबर की ओर कूच कर चुके थे, यानी हम आगे बात करेंगे मुगल वंश की। तो बच्चों उम्मीद करता हूं यहां से बनने वाले समस्त संभावित प्रश्नों को अपन ने कवर किया है। सभी पाठगत प्रश्नों के उत्तर अब आप आसानी से दे पा रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।